तो हमने पहली समस्या देखी थी कि धार्मिक पाखंड की समस्या। महिला आंचल उपन्यास जो है वो एक इस प्रकार का उपन्यास है जो पूरे आंचल को, पूरे प्रदेश को हमारे सामने अभिव्यक्त करता है। यह प्रदेश पूरे भारत में, पूरे गुजरात में कहीं भी हो सकता है। महिला आंचल केवल एक प्रतीक है। ठीक है। तो धार्मिक पाखंड की समस्या में हमने देखा था कि मेरीगंज गांव में किस प्रकार से धर्म के नाम पर आडंबर होते हैं। आज भी ऐसे धर्म के नाम पर बहुत सारे आडंबर होते हैं जिनके वो कई भोले भाले इंसान बनते हैं, कई पढ़े लिखे भी बनते हैं। कई बाबा जो थे वो किस प्रकार के, उनकी संपत्तियां कितनी बड़ी है, फिर भी लोग उसमें दान भी करते हैं और उनके पीछे पीछे भागते हैं। फिर वो बाबा की हरकतें हमारे सामने आती है, तो किस प्रकार की हरकतें होती है वो भी हमें पता है। तो ऐसे धार्मिक पाखंड सेवादास महंत थे, रामदास, फिर नरसिंहदास आदि पात्रों के माध्यम से हमारे सामने उस धार्मिक पाखंडता की जो बात है, मठ की बात है, मठ में क्या चल रहा है। मठ जो है वो आज के युग के बाबाओं के आश्रम का प्रतीक है कि आज के आश्रमों में क्या चल रहा है। जैसे कि बहुत सारे बाबा, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, किंतु ऐसे बाबा भी हैं जिन्होंने आज भी ऐसे जेल में है और कभी कभी उनके जो कार्य है उनसे कारण उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी है। तो ऐसी धार्मिक पाखंड की समस्या जो है इसमें उपन्यास में बताई गई थी। दूसरी समस्या थी स्त्री पुरुषों के अनैतिक संबंधों की समस्या। आप नोट करते रहिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए। तो स्त्री पुरुषों के अनैतिक संबंध किस प्रकार के, जो समाज मान्य नहीं है ऐसे संबंध। गांव में एक आम बात होती है कि कई लोग जो है वो अनैतिक संबंधों से जुड़े हुए होते हैं। वो एक सभ्य समाज के लोग हैं, वो या अनपढ़ लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी है। तो महिला आंचल उपन्यास की अगर हम बात करें तो इस उपन्यास में ऐसे स्त्री पुरुषों के अनैतिक संबंधों की बात भी कही गई है। अब ये अनैतिक संबंध जो है वो किसे कहा जाता है? अनैतिक, जो नैतिक नहीं है ऐसे संबंध, जो समाज मान्य नहीं है ऐसे संबंध। स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ कब रह सकते हैं? तो जब वो शादीशुदा है तभी। आधुनिक युग में लिव इन रिलेशनशिप का जो ऑर्डिनेंस है उसके आधार पे भी वो रह सकते हैं, किंतु जब बिना आधार के वो रहते हैं तब वो दुनिया की नजर में, समाज की नजर में उनका जो संबंध है वो अनैतिक है। तो उपन्यासकार ने इस उपन्यास में ऐसे बहुत सारे अनैतिक संबंधों की बात की है, जो संबंध समाज मान्य नहीं है ऐसे संबंध। ठीक है, तो उसकी बात हम करेंगे। तो स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण है वो कुदरती है और एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। किंतु गांव में आप देखिए कि गांव के मठ में जो लक्ष्मी है वो एक दासिन है और सेवादास उसको अपनी बेटी बना के ले आए थे और उसको अच्छे घर में उसकी शादी ब्याह करके उसको विदा करेंगे ऐसा कह के वो ले आए थे, किंतु वो उसका भोग करते हैं, उसका शारीरिक शोषण करते हैं। ठीक है, वो भी अनैतिक संबंध है। फिर रामदास जो बाद में महंत बनता है वो भी इसका यही हाल करता है। फिर रामदास जो है वो एक दूसरी स्त्री के साथ उसका अनैतिक संबंध है। डॉक्टर प्रशांत जो इस उपन्यास में हमें एक सभ्य पात्र लगता है, सभ्य समाज से लगते हैं, वो भी जो विश्वनाथ प्रसाद है उनकी बेटी कमली के साथ बिना ब्याह के उसको गर्भवती बनाते हैं और ये भी एक अनैतिक संबंध है। अब ये तो मुख्य पात्रों की बात हुई, बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो ऐसे अनैतिक संबंधों को यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो भारतीय समाज में ऐसे अनेक प्रकार के जो संबंध है उसकी बात यहाँ पर की गई है। और तीसरी समस्या अगर हम देखें तो वह है शोषण की समस्या। शोषण और किसका होता है? जो दबे हुए लोग हैं वो मानसिक रूप से दबे हुए हैं, आर्थिक रूप से दबे हुए हैं, उन लोगों का शोषण होता है। तो ये शोषण जो है वो एक वैश्विक समस्या है। ठीक है, वैश्विक समस्या। और शोषण किसे कहा जाएगा? सबसे पहले तो
जो एक वैश्विक समस्या है, या दूसरे शब्दों में कहे तो जिस कार्य से कष्ट या दुख उत्पन्न होता है वह शोषण कहा जाता है। शोषण अनेक प्रकार के होते हैं। शारीरिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है और सामाजिक शोषण भी होता है। शोषण जो है वो अनुचित और पीड़ादायक होने के कारण इसे अपराध भी माना जाता है। आप किसी का शोषण कर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक शोषण हो, चाहे वो मानसिक शोषण हो, चाहे वो आर्थिक शोषण हो, चाहे वो सामाजिक शोषण हो, किसी भी प्रकार का शोषण अगर आप कर रहे हैं तो वो अपराध है। तो भारतीय समाज जो है वो आजादी के बाद भी निम्न, मध्य, उच्च वर्ग में विभाजित रहा है। यह वर्ग विभाजित कहीं जातियों के कारण तो कहीं आर्थिक कारणों के कारण भी है। और ऐसे में जो हम आर्थिक रूप से देखें तो कई संपन्न वर्ग है जो दबे कुचले लोग हैं आर्थिक रूप से, उनका शोषण करते हैं। जाति या आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग निम्न वर्ग गरीब वर्ग का शोषण करता है, ऊंची जाति वाले नीची जाति का शोषण करते हैं। तो मेरीगंज में ये शोषक और शोषित का संघर्ष हमें देखने को मिलता है। मेरीगंज गांव में जो संथाल जाति के लोग रहते हैं उन लोगों पर अत्याचार बहुत होता है। तो इन लोगों पर हो रहे अत्याचार को देखकर ऐसा लगता है कि अत्याचार सहने के लिए ही बने हैं। तो संथालों पर जो अत्याचार होता है गांव में वो शोषण है। तो ऐसे तो लोग, इन लोगों के कारण मेरीगंज गांव की जमीन बड़ी हरी भरी है, लेकिन फिर भी इनको गांव में बसने नहीं दिया जाता। वे निकट के जंगलों में झोपड़ी बना कर रहते। अब देखिए कि ये भी उनका शोषण है कि गांव में उनको रहने नहीं दिया जाता, जंगलों में झोपड़ी बना के रहना पड़ता है। तो संथालों की यहाँ पर बात है। गांव के लोग संथालों को बाहरी आदमी मानते हैं और उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। जब गांव वालों के संथालों के साथ लड़ाई होती है तो गांव वाले संथाली औरतों पर खुलेआम बलात्कार भी करते हैं, सामूहिक बलात्कार भी करते हैं और बूढ़ी औरतों तथा छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते। तो ये जो शोषण है वो कितनी हद तक हो रहा है आप देखिए। और जो लोग गांव की जमीन को हरी भरी रखते हैं, यानी कि मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो लोगों को गांव में रहने नहीं दिया जाता। उनको बाहरी झोपड़ियों में जंगलों में रहना पड़ता है। साथ साथ उनके बेटियां बच्चियों पर बलात्कार भी होते हैं। इनकी पीड़ा जो जंगलों में गूंज कर ही रह जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि और तो कोई सुनने वाला नहीं है। इस प्रकार से संथाली जाति के लोगों का शारीरिक शोषण होता है। इनके दर्द पीड़ा समझने सुनने के लिए यहाँ किसी के पास समय नहीं है। तो ये संथाली जाति का जो शोषण है उसकी बात हमने की। साथ साथ आप देखिए कि जब किसी जाति पर ज्यादा शोषण बढ़ जाता है तो विद्रोह करके वो कानून का सहारा लेने का प्रयत्न तो करते हैं। तो उनके वकीलों को जमींदार कोर्ट में टिकने नहीं देते। गरीब संथाल जाति कोर्ट के कितने चक्कर काट सकती है, वे सरकारी अफसरों के सामने टिक नहीं पाते हैं। संथाल जाति का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार का शोषण हो रहा है। तो ये तीसरी समस्या हमने देखी। पहली धार्मिक पाखंड की, दूसरी थी अनैतिक संबंधों की समस्या, तीसरी है शोषण की समस्या। तो शोषण अनेक प्रकार के होते हैं। तो मेरीगंज गांव में मजदूरों का आर्थिक शोषण भी जी खोल कर किया जाता है। मजदूरों को मजदूरी उतनी तो मिलनी चाहिए, कम से कम 2 वक्त की रोटी और तन उड़ा जा सके, ऐसा कपड़ा खरीद सके। या मजदूरों को 1.25 रुपये मजदूरी तो मिल सकती ही, और इतने में वैसे में पूरे परिवार का खाना तो क्या एक व्यक्ति का खाना भी नहीं होता। 1.25 रुपये मजदूरी मिलती है। फिर महंगाई बढ़ रही है, सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ रही है। कहाँ जाए, किससे अपनी बात करें, क्या करें। तो ये जो शोषण है वो इस गांव में हो रहा है। फिर देखिए कि मजदूरों की जो पत्नियां हैं उन्हें अपना तन ढांकने के लिए कपड़े तक नहीं मिल पाते हैं। मजदूरों के जो बच्चे हैं वे 12 वर्ष तक तो नंगे ही रहते हैं। तो ये जो चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है वो है ये गांव की जो स्थिति है, गांव के जो लोग हैं वो किस प्रकार से शोषण करते हैं। और जब वो किशोर होते हैं और बिना कपड़े नहीं रह पाते, ऐसी स्थिति जब आती है तब उन्हें फटे पुराने कपड़े पहना दिए जाते हैं ताकि वे अश्लील न लगे। तो ये मजदूरों की संवेदना है।
इन मजदूरों का शोषण करके जमींदार और धनवान बन जाते हैं और गरीब बनते हैं। हमारी जो एक व्यवस्था है वो इस प्रकार की व्यवस्था है। गांव में मजदूरी कम मिलने के कारण कुछ मजदूर गांव छोड़कर शहर की ओर प्रस्थान भी करते हैं। तो मेरीगंज गांव में चरखा सेंटर चलाने वाली मास्टरनी मंगला देवी का भी शोषण हुआ है। चरखा सेंटर एक प्रतीक है अच्छे कार्य का, तो उसका भी शोषण होता है। मंगला देवी ने दुनिया को अच्छी तरह पहचाना है। आदमी के अंदर के पशु को उसे बहुत बार करीबी से देखा है। फिर उसका भी शारीरिक शोषण होता है, एक बार नहीं बहुत बार होता है। तो जो लोग परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते हैं समाज में, ऐसे लोगों का भी शोषण होता है। गांव में रहने वाले कालीचरण आखिर इन शोषित दुर्बल लोगों का मसीहा बनकर सामने आता है। तो कोई ना कोई ऐसा है, जैसे कार्ल मार्क्स आए थे, इसी प्रकार ऐसे कोई ना कोई है जो शोषण का मसीहा, शोषितों का मसीहा बन के आता है। वह गरीबों को एकत्रित करता है और इनका नेता बन जाता है। अत्याचार सहकर बेदम हो गए पीड़ित और उपेक्षित को कालीचरण की बात अच्छी लगती है। कालीचरण समाजवादी पार्टी का नेता है। वह सबको न्याय दिलाने के लिए आगे आता है। जमींदारों और पूंजीपतियों को वह मच्छरों की तरह लहू चूसने वाला कहता है। उसे लगता है कि जो जमींदार है वो एक मच्छर है और मजदूरों में से जैसे मच्छर लहू चूसते हैं उसी प्रकार उसे चूस लेते हैं लहू को। लोग इकट्ठे होते और जनता का आंदोलन होता है। इस आंदोलन में शोषकों की जीत होती है, लेकिन लोगों में आई जागृति इससे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार लेखक ने इस उपन्यास में अबला, नारी, निम्न जाति और आर्थिक रूप से गरीब लोगों पर हो रहे अत्याचार और शोषण का मार्मिक चित्रण किया है। कालीचरण जैसे समाजवादी पात्र का चित्रण करके लेखक ने शोषण के प्रति सहानुभूति अभिव्यक्त की है। तो ये हमने देखा कि ये तीसरी समस्या, शोषण की समस्या, जो आज भी कई जगह पे हो रही है। शोषण एक ऐसी चीज है जो वातावरण में, ये गांव बसा है और वहां पर राजपूत टोली, ब्राह्मण टोली, कायस्थ टोली, यादव टोली और गांव के बाहर रहने वाली संथालों की टोली ऐसे टोलों में विभाजित है। स्वराज की बातें होती है, लंपट महन की बात होती है, तो गरीबी की, त्योहार की, नाच गान की सभी बातें होती है। किंतु गांव का उत्थान किस प्रकार से हो, लोगों के भीतर जब जागृति आएगी तब गांव का उत्थान होगा। हम देखते हैं कि मलेरिया जब फैला था, मलेरिया सेंटर के लिए लोग आते थे तो उसको मिलिट्री वाले लोग समझ लेते हैं। तो ये गांव की जो मानसिकता है, वो गांव की मानसिकता एकदम नीची है, उसकी बात यहाँ पर देखने को मिलती है। मैला आंचल उपन्यास में 1942 से सन 1947 के जो स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति का जो समय है उसका चित्रण है। बावन दास जो हमने देखने विदूषक जैसा, लेकिन गांधी जी के साथ रहा है। वह भारत माता को आजाद करने जेल भी गया था। जेल में अभी सुपरिटेंडेंट बदमाशी पर उसने अनशन किया और एक बार बावन दास एक सुंदर स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाता है, उसके मन में विचार आ जाता है। तो ग्राम उत्थान के लिए जो हमने आगे देखा कि मंगला देवी जो है चरखा सेंटर शुरू करती है और सेंटर की मास्टरनी बनकर कार्य करती है। चरखा सेंटर खोलना, चरखे का गोल गोल घूमना, ये लोगों की प्रगति का प्रतीक है, गांव की प्रगति का प्रतीक है। और डॉक्टर प्रशांत इस गांव को सुंदर बनाने में कार्यरत है। वह सोचते हैं कि इस गांव में पहला काम तो जानवर जैसे बन गए इंसानों को इंसान बनाना है, क्योंकि लोगों की मानसिकता इस प्रकार की हो गई है। डॉक्टर प्रशांत को पहले यह समझने में नहीं आता थे कि ये लोग इंसान क्यों नहीं बनते, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ जाता है कि गरीबी के कारण ये व्यवहार जो है वो इस प्रकार के कर रहे हैं। जब गरीबी होती है तब सभी प्रकार के विचार जो है वो दब जाते हैं। मेरीगंज गांव में जो जमीन है उस जमीन के लगभग 3 ही व्यक्तियों का मालिकाना अधिकार है। तो कैसे उत्थान होगा, किसानों का कैसे उत्थान होगा, क्योंकि जमींदारी प्रथा है और जमींदारी प्रथा में आप देखिए कि सभी जमीन जो है वो केवल 3 लोगों के पास है और ज्यादातर लोग तो मजदूर ही है, केवल बाहरी ढांचा है। और ये लोग कैसे है, तो गरीबी के कारण अंधविश्वास, निम्न मानसिकता और ऐसी दशा में ये लोग पड़े रहे थे। डॉक्टर प्रशांत शिक्षित पात्र है और इन लोगों को जगाने के लिए वो आता है।
तो ग्रामोत्थान के बारे में डॉक्टर प्रशांत जो है ममता से कहता है कि मैं इसी गांव में काम शुरू करूंगा, इस मेरीगंज को ही जनजीवन का सेवा केंद्र बनाऊंगा। देखिए, मैं फिर काम शुरू करूंगा यही इसी गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूं, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे। मैं साधना करूंगा, ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल के तले कम से कम एक ही गांव के कुछ प्राणियों के मुरझाए ओठ पर मुस्कुराहट लौटा सकूं, उनके हृदय में आशा और विश्वास को प्रतिष्ठित कर सकूं। डॉक्टर प्रशांत की वाणी में भावुकता है। तो यहाँ पर लेखक का मानवतावादी दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये ग्रामोत्थान की बात है। गांव में लोग हैं किंतु उनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है कि वो कुछ अपने जो स्वार्थ की बात है वो भी नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए उनको दिक्कत होती है। मलेरिया से पीड़ित है फिर भी वो डॉक्टर के पास नहीं आते हैं, क्योंकि उनको गरीबी के कारण, अंधविश्वास के कारण उनके विचारों को इतना दबाया गया है कि वो अपना भी अच्छा नहीं सोच सकते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं वो गांव में, ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है। तो 4 प्रकार की समस्याएं अभी तक हमने देखी। धार्मिक पाखंड की समस्या, अनैतिक संबंधों की समस्या, फिर शोषण की समस्या और ग्रामोत्थान की समस्या। तो 4 प्रकार की समस्या हमने देखी है मैला अंचल में। और ये शोषण की जो समस्या है उसकी बात की, ग्रामोत्थान की समस्या। तो जब लेखक का यही मानना है कि जब गांव में ऐसी बातें होगी, गांव जब उसका उत्थान होगा, कैसे होगा, तो गांव में जब ऐसे शिक्षित पात्र आएंगे, शिक्षित लोग आएंगे, अपने विचारों से उसको जागृत करेंगे, गांव में जो अंधविश्वास है उसको दूर करेंगे, किसानों को जमीन मिलेगी, किसान जमीन जोतने लगेंगे, समृद्ध होंगे, उनको अपना जो उत्पादन है उसका उचित दाम मिलेगा, तब जाके ये सारी बातें जो अच्छी होगी। और गांव में जब ये सारी बातें अच्छी होगी तो किसानों का उत्थान होगा, तो गांव का भी उत्थान होगा। मानसिक रूप से भी गांव का उत्थान होना चाहिए। जो लोग डॉक्टर से डर रहे हैं उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको अंधविश्वास है और ऐसा अंधविश्वास जब दूर होगा तब ही गांव का उत्थान होगा। तो ये समस्याएं यहाँ पर हमने देखी जितनी थी 4, बाद में और समस्याएं देखेंगे। एक और तथ्य हमें बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है जब हम मेला अंचल के कथानक पर गौर करते हैं, और वह है गांव के स्त्री पुरुष के बीच अनैतिक रूप से स्थापित सेक्स संबंध। इस अनैतिकता के लिए किसी एक को दोषी ठहराना ज्यादती होगी। यानी कि लेखक कहते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच में जो सेक्स के संबंध है वो गांव में है, किंतु इसके लिए केवल पुरुष को या जो जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि गांव भर का यही हाल। कैसे कि मठ की जो दासीन है लक्ष्मी से लेकर तहसीलदार साहब की बेटी कमली तक कोई भी सेक्स संबंध से बच नहीं पाया है। इन संबंधों में सेक्स भाव की अपेक्षा सेक्स का रुग्ण भाव ही अधिक परिलक्षित होता है। मठ का महंत सेवादास जो है वो अंधा है, लेकिन वह दासी लक्ष्मी के प्रति पूरी तरह आसक्त है अंधा। मठ का महंत है, फिर भी वो लक्ष्मी जो है उसके प्रति आसक्त है। इसी लक्ष्मी को लेकर वसुमतिया मठ के महंत के साथ उसके लड़ाई झगड़े और मुकदमे तक हुए हैं। लक्ष्मी को कानूनी रूप से पाकर वह वकील को यह आश्वासन देता है कि वह उसे अपनी बेटी बनाकर रखेगा, लेकिन मठ में लाते ही उसे अपनी दासी बना लेता है।
फिर मुजफ्फर जिले का मूर्ति लरसिंह दास की भी लक्ष्मी पर बुरी नजर पड़ती है। जैसे हमने देखा था कि लरसिंह दास जो मठ के महंत थे सेवादास की मृत्यु के बाद वहां पर आया था, और जैसे ही उसने देखा कि लक्ष्मी इतनी सुंदर है तो उसी नजर भी उस पर पड़ती है। तो ऐसी जो अनैतिक बातें हैं वो गांव में फैली हुई है। नागा बाबा भी लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी सब से अलग अपने मन को कांग्रेसी बगुला भगत बालदेव के साथ अटका हुआ है। ये लोग सब लक्ष्मी को पाना चाहते, लक्ष्मी का मन जो है बालदेव के साथ अटका हुआ है। और अंत में मठ में छोड़कर उसी की स्त्री बनकर रहती है। तंत्रिका टोली की बेवा फूलिया खलासी जी पर आसक्त है। खलासी जी सुरंगा सदाब्रिज की कथा बड़ी लय के साथ गाते हैं। फुलिया के लिए मेले से असली गिलेट का कंगना ले आए हैं जो चांदी की तरह चमकता है। गांव वालों के कहने पर फुलिया का विवाह खलासी जी के साथ हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद खलासी और किसी पत्तूरिया के चक्कर में फंस जाता है और फुलिया खलासी को छोड़ पैटमान को पकड़ लेती है। तो एक दूसरे के साथ इस प्रकार के जो संबंध है, एक को छोड़कर दूसरे के साथ, दूसरे के छोड़कर तीसरे के साथ, और ऐसे अनैतिक संबंध जो है वो गांव में फैले हुए हैं। तो लेखक ने जहां अच्छी बातें भी बताई है, वैसे गांव की जो बुरी बातें हैं, यानी कि जो गांव के पूरे परिवेश को हमारे सामने अभिव्यक्त करती है, ऐसी बातें भी हमारे सामने बताई है। फुलिया के अनुपस्थिति में सहदेव मिहिर पनबतिया के घर चक्कर लगाते, उधर फुलिया की मां तरबन्ना में रात भर सिंधवा के मौज करती है। रामदास की स्त्री भी अपने भतीजे के साथ भाग जाती है। नया तहसीलदार हड़कोरी से अपनी मौसेरी बहन कुसमी से फंसा है। महंत रामदास लक्ष्मी को पाने में असफल होता है तो वह नीच जाति की रामपिरिया को ले जाता है। रामपिरिया की मां 7 बेटों के बाप चितन से फंसी है। इधर जोतकी जी की पत्नी अपने नौकर का बच्चा पेट में लिए है। नोखी की स्त्री राम लगन सिंह के बेटे से फंसी हुई है, और उचित दास की बेटी सरन महतो से बाबू टोले के घर की भी यही कहानी है। यानी कि पूरे गांव में घर घर यही कहानी, ऐसा नहीं है कि एक घर में ये है, हर घर में ऐसी जो अनैतिकता है वो फैली हुई है। लरसिंह किसी कहारिन रधिया के चक्कर में फंसा पड़ा है। सकलदीप अपनी जवान औरत की उपेक्षा कर किसी लैला के साथ भाग निकलता है। संक्षेप में अगर कहे तो ये महिला अंचल की जो प्रासंगिक कथा है उसमें अनुचित स्त्री पुरुष संबंधों की जो भरमार न केवल मेरीगंज गांव की सीमित है, बल्कि प्रशांत को लिखे गए अपने पत्रों में ममता शहरी जीवन में व्याप्त इस व्यभिचार की घटनाओं को भी सूचना देती है। गांव में है ऐसा नहीं है, शहरों में भी ऐसे होते हैं संबंध। डॉक्टर प्रशांत भी लावारिस संतान है। तहसीलदार की कामकुंठा से पीड़ित हिस्टीरिया की रोगी कमली से उसका प्रणय संबंध चलता है। अतः विवाह से पूर्व ही कमली डॉक्टर प्रशांत से गर्भवती हो जाती है। यानी कि डॉक्टर प्रशांत जो यहाँ पर कुछ सेवा के लिए आया था, और तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की जो बेटी कमली थी, जो हमने देखा था कि बार बार बीमार हो जाती थी और डॉक्टर प्रशांत को वो बुलाती थी, हिस्टीरिया की रोगी है, और वो भी डॉक्टर प्रशांत के साथ फंस जाती है और विवाह के पूर्व ही वो गर्भवती हो जाती है। ठीक इसी समय डॉक्टर प्रशांत साम्यवादी होने के संदेह में जेल भेज दिया जाता है। जैसे भी जेल छूटने पर डॉक्टर प्रशांत उससे उत्पन्न पुत्र को अपना मानकर नाटकीय आदर्श की रक्षा करता है। इतना ही नहीं, वह ममता से कहता है, ममता मैं फिर काम शुरू करूंगा इसी गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूं। आंसू से भीगी धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे। मैं साधना करूंगा ग्राम वैसनी भरत माता के मेले आंचल तले कम से कम एक ही गांव के कुछ प्राणियों के मुरझाए ओठ पर मुस्कुरा लौटा सकूं, उनके हृदय में आशा और विश्वास को प्रतिष्ठित कर सकूं। इसी आशावाद के साथ उपन्यास की कथा जो है समाप्त होती है। तो इस प्रकार मेला आंचल की कथा जो है जनसाधारण की महत्ता को स्वीकार्य का एक महत्वपूर्ण प्रयत्न है। गांव की जो घटनाएं हैं, गांव की जो बातें हैं, उसको हमारे सामने लेखक ने अभिव्यक्त की है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कोई ऐसा पात्र नहीं है, कोई ऐसी कथा नहीं है, या कोई प्रासंगिक कथा नहीं है, कोई आधिकारिक कथा नहीं है। केवल यहाँ पर लेखक ने वातावरण को प्रस्तुत करने की बात